अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक एज को जिसके अंदर हम जो है वो मॉडर्न लिटरेचर देखेंगे, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर देखेंगे और इस 20th सेंचुरी लिटरेचर को हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको मेरी 19th सेंचुरी लिटरेचर पे ओवरऑल कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ और मैं हिस्ट्री के अंदर तमाम वीडियोस को कंप्लीट बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर दें। तो हम अब अपना टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं। तो 20th सेंचुरी लिटरेचर के जो दुरानिया है वो 1901 से लेकर 2000 तक है, और इसके दौरान तक होने वाली तो तमाम लिटरेरी वर्क्स हैं उसको इस सदी का लिटरेचर कहा जाता है। इस सेंचुरी को जो है वो बाय पार्टली अगर तकसीम किया गया जाए तो हम इसमें दो मेन पार्ट्स देखते हैं। इसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन सा? एक मॉडर्निस्ट लिटरेचर है जो कि 1900 से लेकर 1940 तक है, और एक पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है वो है 1960 से 1990 तक। तो 20th सेंचुरी में जो बुक्स है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत क्या हो गई थी, उनकी बुक्स की जो प्रोडक्शन थी वो चीप हो गई थी और इसलिए बुक्स ज़्यादा तादाद में पब्लिश होने लगी। इस सदी में दूसरे जॉनरा जैसा कि म्यूज़िक, डिटेक्टिव्स और साइंस फिक्शन वर्क्स भी पॉपुलर होने लगे। इस तरह 20th सेंचुरी के अख्ताम पर जो इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर है वो मुतारफ़ होने लगा, जो कि बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुआ। अगर 20th सेंचुरी को गौर से रीड किया जाए तो हमें इसके बैकग्राउंड के लिहाज से कुछ और भी डिवीज़न इसको बैकग्राउंड के लिहाज से इसकी डिवीज़न का जो है हमें करने का मौका मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद इस सेंचुरी के लिटरेचर के साथ साथ इसके बैकग्राउंड का भी इंट्रोडक्शन मिलता है। 20th सेंचुरी जो लिटरेचर है इसको फर्दर अगर डिवाइड किया जाए तो उसके जो पार्ट्स बनते हैं वो द एडवर्डियन पीरियड है वो 1901 से 910 तक है। उसके बाद द जॉर्जियन पीरियड है वो 910 से 1936 तक है। उसके बाद 1936 से 1945 तक द मॉडर्न पीरियड है, और 1945 टू प्रेजेंट टिल नाउ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा है। तो ये चार जो हैं उसके पार्ट्स बनते हैं। उन अगर फर्दर उनको पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 20th सेंचुरी लिटरेचर को, लेकिन मेन पार्ट जो है वो 2 ही काउंट होते हैं। वैसे अगर डिवाइड किया जाए तो ये पार्ट्स 4 पार्ट्स बनते हैं। अब इन पीरियड्स को ब्रीफली समझने और उसके बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है द एडवर्डियन पीरियड वो 1901 से उसका दौरानिया 1914 तक है। अगर हम उसको इंट्रोडक्शन और उसकी बैकग्राउंड जानने की कोशिश करें तो ये पीरियड क्वीन विक्टोरिया की डेथ से लेकर वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने से पहले के अरसे पर कंसिस्ट करता है। इस पीरियड का नाम किंग एडवर्ड 7 के नाम से रखा गया। ये किंग एडवर्ड क्वीन विक्टोरिया का बेटा था और ये 59 साल की उम्र में किंग बना। ये एक फैशनेबल और आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड पर्सन था, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया करता था और अपने एलिगेंट और लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से ब्रिटेन के हाई एंड रिच सोसाइटी में बहुत फेमस था। दूसरी तरफ किंग एडवर्ड अपने जो मॉरल लेसन्स और फेलियर की वजह से भी जाना जाता था, क्योंकि उसने आने वाले वर्ल्ड वार के लिए कोई भी प्रॉपर तैयारी नहीं की थी। यहाँ से उसकी फेलियर का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने अपनी जो वॉर आ रही थी और उसके लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस थे जो उनको सफ़र करना पड़ा था, उसके लिए उसने कोई भी प्रॉपर तैयारी नहीं की थी। मेजर इवेंट्स की बात करें तो मेजर इवेंट्स ऑफ एडवर्डियन पीरियड जो है ये इरा सबसे ज़्यादा स्टाइलिश, मॉडर्न और फैशनेबल समझ जाता है, क्योंकि इस एज में जो है वो रेन करने वाले यानी हुकूमत करने वाले किंग एडवर्ड 7 बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और आर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले इंसान थे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इवेंट जो कि 20th सेंचुरी में हुआ वो वर्ल्ड वॉर 1 थी, और ये वार 1940 यानी 14 में हुई, यानी 20 जुलाई 1914 से स्टार्ट होकर 11 नवंबर 1918 तक जारी रही, जो कि एक लंबी चलने वाली वार थी। और फैक्टर जो कि इस पीरियड को ज़्यादा प्रोमिनेंट करता है वो इस दौरान होने वाले फर्स्ट ओलंपिक गेम्स थी। ये हिस्ट्री का सबसे पहला एथलेटिक फेस्टिवल था जो कि लंदन में हुआ, जो कि 27 अप्रैल से लेकर 31 अक्टूबर 1908 तक जारी रहा।
1908 के अलावा लंदन ने जो है वो 1948 और 2012 में भी ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया। इसके अलावा एडवर्डियन पीरियड में जो आर्किटेक्चर था उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल हुई, जो चूँकि ये पीरियड बहुत शॉर्ट है लेकिन इसके बावजूद ये पीरियड जो है वो क्राफ्ट्स और आर्ट्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। करैक्टरिस्टिक्स देखें इस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर के थ्रू इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखें इस एज की, तो एजुकेशन लिटरेचर विक्टोरियन एरा से ही जो है वो ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन वक्त के साथ इसमें न्यू आइडियाज़ को फर्निश करने का मौका भी मिला। सबसे शॉर्ट पीरियड होने के बावजूद ये पीरियड इंग्लिश हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से जो मॉडर्न लिटरेचर को एक बेस मिली, एक बुनियाद मिली और मॉडर्न लिटरेचर का ही बेस को स्टार्ट किया गया। इस पीरियड में सोशल चेंज से अवेयरनेस की वजह से बहुत काम हुआ, लोगों ने रैपिड डेवलप टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इस इरा के राइटर्स ने सोशल इश्यूज़ के बारे में लिखना शुरू किया, यानी रियलिज़म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाने लगा, बहुत ज़्यादा काम किया जाने लगा। इस पीरियड के राइटर्स ने रियलिस्टिक और नेचरिस्टिक कन्वेंशंस को जो है वो कवर करने पे कोशिशें शुरू कर दी और ज़्यादातर राइटर अपने वर्क्स में इमेजिज़म और फ्यूचरिज़म को यूज़ करने लगे। ओवरऑल इस पीरियड में लिटरेचर ज़्यादा सोशली और पॉलिटिकली तौर पर इंटेंस होने लगा। एडवर्डियन पीरियड में लिखे जाने वाले नॉवेल्स में जो लुइस और लग्जरी लाइफ स्टाइल को जो है वो सोशलिज्म एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के साथ इंटरकनेक्ट किया गया, क्योंकि जो राजा थे उसकी जो लाइफ थी वो भी तो वो लग्जरी लाइफ गुजारता था और वैसे ही वो इसके जो राइटर थे वो उसको देख के उस अपने जो नॉवेल्स थे उनके अंदर वैसी लाइफस्टाइल को जो है वो मूव ऑन करते थे, इंटरकनेक्ट करते थे। इसलिए नॉवेल्स में जो न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि सोम्बर, कॉन्शियस और सोफिस्टिकेटेड लिटरेचर बन गया, क्योंकि इसमें फ़िलासफ़ी, रेसिज्म, स्केप्टिसिज्म और विट जैसे एलिमेंट्स को फ्रेम किया गया। किंग एडवर्ड की डेथ के साथ 1910 में ये पीरियड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन लिटरेचर एडवांसमेंट के एतबार से वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट होने के साथ 1941 में इस पीरियड का ऑफिशियली एंड हो गया। अगर हम इस इरा के जो राइटर हैं, जो फेमस राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, उनकी बात करें जो इस एज में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट राइटर है वह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। ये एक आयरिश प्ले राइट थे और विट एक्टिविस्ट और पॉलिटिक्स भी थे। प्ले राइट और विट एक्टिविस्ट और पॉलिटिक्स थे। इनके फेमस वर्क्स में जो शामिल हैं वो हैं पैग्मिलियन, मैन एंड सुपरमैन, बैक टू माउथसाले, जिसे 1921 में पब्लिश किया गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑथर जो हैं वो सर आर्थर कॉनन डॉयल हैं। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1859 टू 1930 तक है। ये जो है वो हिस्टोरिकल नॉवेल्स और प्लेज के फेमस राइटर्स हैं, लेकिन ये ज़्यादातर अपनी डिटेक्टिव स्टोरीज की वजह से फेमस हैं, सच एज द हाउंड ऑफ द बास्कविल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो केंथ ग्राहम है। ये एक स्कॉटिश राइटर हैं जो कि चिल्ड्रन लिटरेचर की वजह से ज़्यादा फेमस हुए। इनकी फेमस वर्क की बात की जाए तो द विंड इन द वेलोज 1908, द रिलक्टेंट ड्रैगन वगैरह शामिल हैं। उसके बाद अगर नंबर 4 पे अगर हम बात करें इस एरा के राइटर की, तो जोसेफ कॉनरेड, ये एक ब्रिटिश राइटर थे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के मशहूर नॉवलिस्ट भी रहे। उनके वर्क्स की अगर फेमस वर्क्स की बात करें तो उनमें जो ज़्यादा अहम हैं, जिनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, उसमें लॉर्ड जिम, हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसे 1899 में पब्लिश किया गया और ये वन ऑफ द बेस्ट नावल है जो सिलेबस वगैरह में भी शामिल है और एज अ मॉडर्न नावल उसको पढ़ा जाता है, जिसे जो है हार्ट ऑफ डार्कनेस इसको बुनियाद बनाकर थिंग्स फॉल अपार्ट जो है नावल लिखा गया चिनुआ अचेबे ने। उसके बाद टाइफोन, ये 1902 में पब्लिश हुआ। उसके बाद नोस्ट्रोमा 1904, द सीक्रेट एजेंट 1907, अंडर वेस्टर्न आइज 1911।
फेमस राइटर्स के अलावा इस जो पीरियड है, इस एरा है, इसमें मशहूर शॉर्ट स्टोरी राइटर्स और नॉवलिस्ट और बहुत ज़्यादा तादाद में लिखे गए नावल वगैरह और पब्लिश भी हुए इस पीरियड में। और जो जैसे कि एसी ब्रॉडलेस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई। तो ये ओवरऑल इस पीरियड के बारे में एक ब्रीफ सा डिस्कशन थी, जिसमें हमने इस एज की बैकग्राउंड को देखा और इस एज में देखा कि हमने किस तरह जो राइटर हैं उन्होंने अपनी किस तरह जो है वो खिदमत अंजाम दी, और इसके अंदर हमने इस लिटरेचर की करैक्टरिस्टिक्स देखी। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जॉर्जियन पीरियड को। तो ये पीरियड 1910 से लेकर 1936 के दरमियान वाले इरा पर मुश्तमिल है। इसे किंग जॉर्ज 5 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1 to 4 जो किंग जॉर्ज तक के ईयर्स यानी 1714 to 1830 को भी यही जॉर्जियन पीरियड ही कहा जाता है। बट क्रॉनिकोलॉजिकल हम जॉर्ज 5 के पीरियड यानी 1910 से 1936 को ही डिस्कस करेंगे। इस पीरियड को मॉडर्न एज का सेकंड फेज जाना जाता है। हाउएवर मॉडर्न एज के भी जो लिटरेरी फीचर्स हैं 1939 तक जारी नज़र आते हैं। 1939 में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के साथ ही मॉडर्न एज को ख़त्म समझा जाता है। तो ये था इसका बैकग्राउंड। अगर हम इसके मेजर इवेंट्स की बात करें, मेजर इवेंट्स ऑफ जॉर्जियन पीरियड, तो इसके जो विक्टोरियन एज में मौजूद पीस और ऑर्डर्स अब ख़त्म होने लगे थे, और लोगों की लाइफ में जो है वो क्या होने लग गया था, वायलेंस नज़र आने लगा था, रेस्टलेसनेस ख़त्म हो गई थी, और लोग जो थे वो इस चीज़ के आदी होते जा रहे थे। इस पीरियड में होने वाले वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इम्पीरियलिज्म का फैक्टर नुमायां तौर पर नज़र आने लगा। इसके अलावा इंग्लिश लोगों की ज़िंदगी पर भी सोशलिज्म ने अपना इन्फ्लुएंस देना शुरू कर दिया था। मोreover वुमेन्स को भी इस पीरियड के दौरान बेसिक राइट मिलने लगे। इवन के ग्रेट ब्रिटेन में उनको 1918 में पहली दफ़ा वोट करने का राइट भी मिला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की लाइफ के जो ट्रेडिशनल वेज बिल्कुल चेंज होने लगे। इसी पीरियड के दौरान 1914 में नेशनल गिल्ड्स लीग को भी इस्टेब्लिश किया गया। बर्टन रसल इस लीग के एक अहम मेंबर थे। इस लीग का जो मेन पर्पस किसी भी वायलेंस के बगैर ग्रेजुअली कैपिटलिज्म को सोशलिज्म में चेंज करना था। मोreover क्लब जो है वो राइमर्स क्लब भी बनाया गया। WB यीट्स इस क्लब के मेंबर भी रहे। ये पोइट्स का एक क्लब था। इसके अलावा जॉर्जियन पोइट्री 1911 to 1922 में पब्लिश होती रही। 1912 में टाइटैनिक डूब गई। 1970 में रशिया में रेवोल्यूशन आया अक्टूबर के आगाज़ में। इसी पीरियड में 1923 में WB यीट्स को और 1926 में GB शाह को लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इस एरा के एंड यानी 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज़ हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस इस पीरियड में जो है वो डैडीज़म्स और स्ट्रक्चरलिज़म्स, इमेजिज़म्स, एम्पिरिसिज़म्स और एक्सप्रेशनिज़म्स को इनकी आर्ट्स मूवमेंट्स के तौर पर फर्लिश किया गया इनको। तो ये थे इसके मेजर इवेंट्स। इन सब चीज़ों को जो है वो एज अ मूवमेंट, आर्ट की मूवमेंट के तौर पर फलिश किया गया। और इस पीरियड के अंदर जो मेजर इवेंट्स हुए थे, उसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इस एज के अंदर जो काम हुए लिटरेचर को लेकर और एज अ लिटरेचर के तौर पर, क्योंकि हम इसको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं ना इस एज के अंदर, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स वो थोड़ा बैकग्राउंड था और इसमें मेजर इवेंट्स थे कि क्या क्या हुआ। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जॉर्जियन पोइट्री 1911 to 1922 में पब्लिश होने वाले पोइट्स को जॉर्जियन पोइट्स कहा जाता है। इनमें W. जिब्सन और रॉबर्ट ब्रोक, जेम्स मिसफील्ड और हॉडगोसोन्स वगैरह शामिल हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के रिज़ल्ट में पैदा होने वाले इकोनॉमिक डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए पोइट्स और राइटर ने कम्युनिज़म और सोशलिज़म को अपने वर्क्स में शामिल किया।
17वीं सेंचुरी के मेटाफिजिकल पोइट्स की राइटिंग स्टाइल को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन्होंने अपने फ्री वर्ड्स और लाइबर जो अपनी लिबर वर्ड्स थी उनको इंट्रोड्यूस करवाया, और पोइट्री में सिंबल, कॉन्सीट, अलूजन और कोटेशंस का इस्तेमाल होने लगा और उनको क्वेश्चंस वगैरह का भी इस्तेमाल करने लगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस एज में राइटिंग के साथ बहुत कम एक्सपेरिमेंट्स किए गए और वर्क्स को डेलिकेटली ही प्रेजेंट किया गया। अगर हम मेजर वर्क्स की बात करें एंड देयर पोइट्स की बात करें, देयर राइटर्स की बात करें जॉर्जियन पीरियड के अंदर, तो थॉमस हार्डी जो है इस एज के बहुत ही फेमस जो हैं वो नॉवलिस्ट थे। उन्होंने अपने बहुत से नॉवल इस पीरियड से पहले लिखे थे, मगर इस पीरियड के दौरान इन्होंने अपने मशहूर पोम्स और शॉर्ट स्टोरी लिखी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर हैं वो सिगमंड फ्रॉइड हैं। ये एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जो अपनी थ्योरी साइको एनालिसिस की वजह से मशहूर हुए। इनके नोटेबल वर्क में इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जिसे 1913 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ जिसे 1914 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद विलियम बटलर यीट्स हैं जो कि 1865 में पैदा हुए और उनकी डेथ 1939 में हुई। विलियम बटलर यीट्स एक मशहूर पोइट, ड्रामाटिस्ट और क्रिटिक्स थे और अपनी राइटिंग्स में मिस्टिसिज्म और सिंबलिज्म के यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए। उनके अगर फेमस वर्क्स की बात की जाए तो जो फेमस वर्क्स हैं उनके वो द टॉवर, द कैन एंड द मून एंड द वाइल्ड साइवंस एट कोर्ट जिसे 1919 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर हैं वो जेम्स जॉयस हैं जो 1882 में पैदा हुए और 1941 में उनकी डेथ हो गई थी। ये एक नॉवलिस्ट थे जो कि अपनी एक तरह की नैरेटिव टेक्निक की वजह से बहुत फेमस रहे और इस टेक्निक को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। इनकी अगर फेमस वर्क की बात की जाए तो अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जिसे 1916 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद एक्साइल 1918 और वोलाइसिस जिसे 1922 में पब्लिश किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राइटर थी वो वर्जीनिया वुल्फ थी। वो भी इस एज की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर रही। वो 1882 में पैदा हुई और 1941 में उनकी डेथ हो गई। उनके अगर राइटिंग्स की बात की जाए, उनके अगर वर्क्स की बात की जाए तो द वॉयज आउट 1915 में पब्लिश हुआ, मार्क्स गॉलोवे 1925 टू द लाइट हाउस 1927। उसके बाद के जो राइटर हैं वो टी.एस. एलियट हैं। ये 1888 में पैदा हुए और 1965 में इनकी डेथ हुई। ये इस पीरियड का एक और अहम नाम है जो कि आज तक पढ़े जाने वाले जो फिगर्स हैं उनमें समझा जाता है, क्योंकि इनकी पोइट्री को आज भी बहुत ज़्यादा शौक़ से पढ़ा जाता है और अपनी पोइट्री की वजह से ज़्यादा मशहूर थे। इनकी अगर बात की जाए तो परफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन जिसे 1917 में पब्लिश किया गया था, द वास्ट लैंड 1922। तो ये था आज ये जॉर्जियन पीरियड था और इसके अंदर जो ज़्यादा पोइट्री के हवाले से मशहूर रहा, इसके अंदर जो है वो जो मेजर इवेंट्स थे उनको भी हमने डिस्कस किया। इसके अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो औरतों को वोट कास्ट करने की इजाज़त दी गई और इन लिटरेचर जो है वो जो राइटर्स हमारे सामने आए जिनमें टी.एस. एलियट, विलियम बटलर यीट्स, जी.बी. शाह वगैरह शामिल थे। तो ये जॉर्जियन पीरियड जो है ये जॉर्जियन पीरियड था जिसका दौरानिया जो था वो ये था जॉर्जियन पीरियड जिसका दौरानिया 1910 से 1936 तक था, यानी 26 ईयर ओल्ड ये लिटरेचर था और जिसको आज हमने डिस्कस किया और इसके हमने तमाम जो है वो ट्रेड्स को डिस्कस किया, इसके अंदर बैकग्राउंड को देखा और जॉर्ज 5 की वजह से जॉर्जियन पीरियड कहते हैं। आल्दो जॉर्ज 1, 2, 3, 4 भी थे जो विक्टोरियन एज से पहले थे, लेकिन हम क्रॉनिकोलॉजिकल हम इसे जॉर्ज 5 की वजह से जॉर्जियन पीरियड कहते हैं जिसका दौरान 1910 से 1936 तक था। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न एज को, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एज इन 20th सेंचुरी। तो इसको देखते हैं और उसके बाद हम पोस्ट मॉडर्न एज को देखेंगे। 20th सेंचुरी के अंदर जो नेक्स्ट टाइम पीरियड है वो द मॉडर्न पीरियड कहलाता है। उसका 1914 से 1945 तक दुरानिया है। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो मॉडर्न एज कैओस, डिज़ास्टर और अनसर्टेनिटी से भरी हुई थी।
इस एज में हिस्ट्री के सबसे बड़े दो इवेंट्स यानी वर्ल्ड वार वन एंड टू वाक़या हुई। वर्ल्ड वार वन का दौरानिया 1914 से 1918 तक है और वर्ल्ड वार टू का दौरानिया 1939 से 1945 तक है। यानी वर्ल्ड वार टू के एंड पर ही इस मॉडर्न पीरियड का भी इख्तिताम हो गया। इस अरसे के दौरान सोसाइटी मुकम्मल तौर पर जो है फ्रेगमेंटेड हो चुकी थी। लोगों का गॉड पर से फेथ यानी भरोसा ख़त्म हो चुका था। लोगों का नेचर के साथ कनेक्शन भी ख़त्म हो गया था और लोग किसी अथेंटिक वजह के बगैर खुदा की जो है वो अक्रेंस से डिनाई करने लगे और लोग बिल्कुल होपलेस हो चुके थे। हर तरफ एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन का दौर था क्योंकि ये एज एक मशीनरी एज बन चुकी थी और हर फील्ड में जो है वो कंपटीशन की वजह से एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका था। और इंडस्ट्रियल लाइफ में कंपटीशन के आफ्टर इफ़ेक्ट्स ये थे कि लोग जो हैं सेंटिमेंट्स और इमोशन खो चुके थे। इस पीरियड में लेबर पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी। पुअर और वर्किंग पीपल ड्रामा और नॉवेल्स के लिए रियलिस्टिक मटेरियल ड्रा के तौर पर नज़र आने लगे। मनी को सबसे ज़्यादा अहमियत मिलने लगी और इस पीरियड के दौरान सोशलिज़म और मार्क्सिज़म को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लगी। इस एज में सिगमंड फ्रॉइड की साइकोलॉजी की थ्योरी भी पब्लिश हुई जिसकी वजह से लोगों को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। 1870 में आने वाला एजुकेशन एक्ट भी मॉडर्न एज में आकर ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथेंड हो गया। इवन के पुअर लोग भी एजुकेशन को आसानी से गेन कर सकते थे। हर तरफ लिटरेसी फैलने लगी। 1928 में वुमेन को इक्वल सफरेज एक्ट मिला जिससे फेमिनिज़म की मूवमेंट मज़ीद पॉपुलर हो गई। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें इस एज की मॉडर्न एज की करेक्टरिस्टिक्स की तो देर आर सम बेसिक्स एंड इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फीचर्स ऑफ मॉडर्न एज। मॉडर्न राइटर ने इस एज में साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम किया जिसके नतीजे में लिखे जाने वाले नॉवेल्स की वजह से रीडर्स में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई। इस पीरियड में राइटर ने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट करते हुए ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग को इग्नोर करते हुए पोइट्री में फ्री वर्स को इंट्रोड्यूस करवाया और ड्रामाज और नॉवेल्स के प्लॉट में जो है वो लिनियरिटी का इस्तेमाल किया जो कि उस वक़्त की फ्रेगमेंटेड सोसाइटी को प्रेजेंट करता है। मोreover इस पीरियड में डिफरेंट किस्म के मूवमेंट जैसा कि डैडीज़म्स, पेसिमिज़म्स, इमेजिज़म्स और सोलिज़म्स ड्रीम लाइक सीन को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। मेजर राइटर्स की बात करें अगर मॉडर्न एज के अंदर जो मेजर राइटर्स मेजर नॉवलिस्ट थे तो जोसेफ कॉनरड जो हैं ये इस एज मॉडर्न एज के फेमस नॉवलिस्ट में इनका शुमार होता है। इनके नॉवेल्स में क्रोनियलिज़म्स, ट्रेजेडी और पैसिज्म जैसे थीम्स नज़र आते हैं। उनके जो फेमस वर्क थे उनमें जो है वो हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम, द निगर्स ऑफ नार्सिसम्स, द आउटर कार्ट ऑफ द आइलैंड वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट जो नॉवलिस्ट हैं जो राइटर हैं इस दौर के ऑथर हैं जॉर्ज ऑरवेल। ये इस दौर के जो हैं वो फेमस और माने जाने वाले राइटर हैं। उनका जो रियल नेम है वो एरिक आर्थर ब्लेयर जो है वो उनका रियल नेम है और ये इंडिया में पैदा हुए। ये एक पुलिस ऑफिसर थे और इन्होंने सबसे पहले अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड एक ऐसे लिखा। इसके बाद अपने नावल एनिमल फार्म की वजह से ज़्यादा फेमस हुए। ये 1917 में होने वाली रशियन रेवोल्यूशन पर बेस्ड था जो कि एक पॉलिटिकल स्टायर था। इसके बाद नेक्स्ट जो राइटर हैं वो D.H. लॉरेंस हैं जिन्होंने जो है वो परमिटिविज़म को अपने नॉवेल्स के थ्रू मुतारफ़ करवाया क्योंकि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन को नापसंद करते थे और पुराने ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। उनके अगर नोटेबल वर्क की बात की जाए तो द वाइट पीकॉक, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव, लेडी कैथरीन लवर्स। उसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस भी इन मशहूर नॉवेल्स में शामिल थे जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिया के जो फेमस नॉवेलिस्ट करार दिए गए इन मॉडर्न लिटरेचर मॉडर्न पीरियड के अंदर। उसके बाद अगर हम फेमस पोइट्स की बात करें तो विलियम बटलर येट्स जिन्हें वाई.बी. येट्स भी कहा जाता है ये आयरिश पोइट थे जो कि डब्लिन में पैदा हुए और 1923 में इन्होंने नोबल प्राइज़ भी इन्हें मिला।
उनके नोटेबल वर्क्स की बात की जाए तो ईस्टर 1916, नो सेकंड ट्रॉय, द सेकंड कमिंग एंड सेलिंग टू बजिंतियम। बाद जो नेक्स्ट पोइट हैं वो टी.एस. इलियट हैं। ये अमेरिका में पैदा हुए लेकिन इंग्लैंड में सेटल थे। ये एक पोइट, क्रिटिक और प्ले राइट थे और इन्हें 1948 में नोबेल प्राइज़ मिला। उनके नोटेबल पोम्स की बात की जाए तो लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड परफ्रॉक, द वास्टलैंड, गेम ऑफ चेस, द फायर सर्मन वगैरह शामिल हैं। उनके एक फेमस प्ले भी है, मदर इन कैथेड्रल। नेक्स्ट जो पोइट हैं वो W.H. ऑडन हैं। ये एक लिटरेरी ग्रुप का लीडर थे। इसके नोटेबल वर्क्स की बात की जाए तो फंजल ब्लूज, सितंबर 1, 1939, इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स इनके फेमस पोम्स थी, फेमस वर्क्स थे। और उनके फेमस ड्रामाटिस्ट की अगर बात की जाए इस एज के तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और जॉन मिलिंगटन शाइन जो हैं वो इस एज के मॉडर्न पीरियड के अंदर जो फेमस ड्रामाटिस्ट थे। इसी मॉडर्न पीरियड का दौरानिया मॉडर्न एज जो 1914 से शुरू होके 1945 तक वो एंड हो गई। ये वर्ल्ड वार 2 के साथ ही ये जो एज है ये ख़त्म होगी और इस एज के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और लोगों के अंदर एग्जाइटी पाई जाने लगी और लोगों का गॉड से और अथेंटिक चीज़ों से, यानी लोग जो हैं वो दलील मांगते थे, किसी भी रीज़न लिखते थे अथेंटिक चीज़ की और उनका लोगों का गॉड के ऊपर से ध्यान उठ गया था। अब हम डिस्कस करते हैं पोस्ट मॉडर्न एज को। इससे पहले हमने मॉडर्न एज और एडवर्डियन जॉर्जियन पीरियड को डिस्कस किया। अब हम 20th सेंचुरी लिटरेचर के अंदर पोस्ट मॉडर्न एज को डिस्कस करते हैं, यानी कि आफ्टर मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्न पीरियड ये 1945 से स्टार्ट हुई आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड और ये अभी भी यानी कि टिल प्रेजेंट ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहलाता है। आल्दो ये 21st सेंचुरी है लेकिन 20th सेंचुरी लिटरेचर के में जो द पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वही अभी तक कंटिन्यू चल रहा है और इसी के अंदर यानी कि ये मॉडर्निज्म के आफ्टर मॉडर्निज्म का दौर चल रहा है। ये पीरियड जो है वो मिड 20th और लेट 20th सेंचुरी पर मुश्तमिल है और ये एज सेकेंड वर्ल्ड वार से बाद के ईयर्स पर मुश्तमिल है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंग्लैंड की इकोनॉमिकल पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और अमेरिका इस दुनिया की नई सुपर पावर बन जाता है। इसके बाद तमाम दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दरमियान कोल्ड वार स्टार्ट हो जाती है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट और न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन बहुत कॉमन हो जाता है। इस टाइम पीरियड यानी 1945 के दौरान ही USA ने जापान पर एटॉमिक बॉम्बिंग की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने लगी और साथ ही स्पेस एक्सप्लोरेशन पर भी काम होने लगा और लोगों ने इस हलचल भरी लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने मटेरियलिस्टिक लाइफ को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया। लिटरेरी वर्क्स के मीनिंग्स मल्टीपल मीनिंग्स निकाले जाने लगे। मसलन लोग ये समझते थे कि एक पोम या किसी आर्ट वर्क के मीनिंग एंडलेस हो सकते हैं जिन्हें पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि लोगों की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो एक्सपैंड हो चुकी थी। पोस्ट मॉडर्न एज में हमें कॉलोनियलिज्म का कल्चर भी नज़र आता है। इसमें कॉलोनाइज्ड पीपल और लैंड्स पर होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस जो है वो करना होता था जो कि किसी भी माइग्रेशन के रिजल्ट में सामने आती थी। पोस्ट कॉलोनियलिज्म मीन्स को एक कल्चर लेगेसी के तौर पर स्टडी किया जाने लगा जो कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत पॉपुलर हो गया। अब लिटरेरी करैक्टरिस्टिक्स देखें यानी पोस्ट मॉडर्न एज को हम एज ए लिटरेचर के विद द लेंस ऑफ लिटरेचर को एज ए लिटरेचर देखें तो पोस्ट मॉडर्न एज में 1968 में थिएटर एक्ट को पास किया गया जिसकी वजह से स्टेज की फील्ड को फ्लरिश किया गया और इस दौरान बहुत ही फेमस प्ले राइट भी नज़र आए। एक और थिएटर की लिटरेरी मूवमेंट भी इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसे थिएटर ऑफ द अब्सर्ड कहा जाता है। ये ब्रिटेन में सैमुअल बेकेट और हेरल्ड पेंटर के ज़रिए जो है वो शुरू की गई। इन मशहूर प्ले राइट्स ने अल्बर्ट कैमस की थ्योरी को फॉलो किया जो इसने अपने एक वर्क द मिथ ऑफ सिसिफस में प्रेजेंट की थी। इस ऐसे में सिसिफस के कैरेक्टर के थ्रू एक कॉमन मैन कोई स्ट्रगल को रिप्रेजेंट किया जाता है।
थिएटर हॉज़र्ड में होने वाले प्लेज और एक्शंस की कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं होती थी। इस प्ले में टाइम और प्लेस भी क्लियर नहीं होते थे, इवन के ये लैक ऑफ लॉजिक होते थे। डायलॉग्स के दौरान लॉन्ग पॉज दिए जाते थे। वर्ल्ड वार टू के बाद ब्रिटेन में एंग्री यंग मैन थिएटर की मूवमेंट लिटरेरी मूवमेंट भी स्टार्ट हुई। इसमें होने वाले प्लेस में सोशल इनइक्वालिटी को फोकस किया जाता था। इन प्लेस में लोअर क्लास लोगों को फ्रस्ट्रेशन को प्रेजेंट किया जाता था। जॉन ऑसबॉर्न ने इस दौरान एक फेमस प्ले लिखा, लुक बैक इन एंगर। 1950 से 1960 के दौरान अमेरिका में जो है वो कन्फेशनल पोइट्री जैसी लिटरेरी मूवमेंट भी इमर्ज होती नज़र आई। इस पोइट्री में पोइट अपने पर्सनल कन्फेशन का जिक्र किया करते थे। इन पोम्स में डाइवोर्स, सेक्सुअल अब्यूज़, डिप्रेशन, डेथ जैसी थीम्स को यूज़ किया जाता था। सिल्विया प्लाथ, रॉबर्ट लॉयल और एनी सेक्सटन इस एज के फेमस पोइट्स रहे। इसके अलावा एक और अहम जो फीचर ये था कि डिफरेंट जॉनरास को कंबाइन करके एक यूनिक किस्म का नरेटिव तैयार किया जाता था जिसे पैस्टिश कहते हैं। फॉर एग्जांपल विलियम एस ब्रॉ ने साइंटिफिक फिक्शन और डिटेक्टिव फिक्शन को कंबाइन करके काम किया और इस मूवमेंट को प्रीवियस वर्क से इंस्पायर होकर लिखा। अनदर थिंग, अगर हम इस करेक्टरिस्टिक्स देखें इस एज की, कि अनदर थिंग ये थी कि सिमिलर और रिलेटेड लिटरेरी वर्क्स को जो है वो इंटरकनेक्ट करके कुछ न्यू क्रिएशन की जाती थी, जैसे हम इंटरटेक्सुअलिटी कहते हैं। जॉन राइस की लिखी गई नावल जो कि उसकी एक क्लासिक एग्जाम्पल वाइड सारगासा सी और इस टर्म यानी इंटरटेक्सुअलिटी को सबसे पहले जूलिया के थ्रू मुतारफ़ करवाया गया था। इसके अलावा मेटाफिक्शन जैसी मूवमेंट भी इस पीरियड में इंट्रोड्यूस हुई। मेटाफिक्शन इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग अबाउट राइटिंग। फॉर एग्जांपल, ऑथर अपने रीडर को कंटिन्यूसली ये रिमाइंड करवाता है कि वो एक फिक्शनल वर्क को पढ़ रहे हैं। टेड हगस उनकी एक पोइम है थॉट फॉक्स, ये लिखी थी जिसमें पोइट्री लिखने के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद अनदर लिटरेरी फीचर्स ऑफ दिस पीरियड वाज टेम्पोरल डिस्टॉर्शन। ये एक नरेटिव मेथड है जिसमें नॉन लीनियर टाइमलाइन को यूज़ किया जाता है। इस तरह के वर्क्स में स्टोरी का कोई जो है वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता था। कैच 22 बाय जोसेफ हिलर इस फीचर की एक परफेक्ट एग्जांपल है। पोस्ट मॉडर्न एज में मैजिक रियलिज्म का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये एक तरह की फ़िक्शन होती है जिसमें रियल वर्ल्ड के साथ साथ ऑथर कुछ मैजिकल एलिमेंट्स भी इस्तेमाल करता है। मैजिक रियलिज्म एक तरह से कह सकते हैं फैंटेसी और रियलिटी के दरमियान मौजूद एक लाइन का काम करती है। इसकी अगर हम क्लासिकल एग्जांपल लें तो मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रशीदी और 100 Years of Solitude बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट एंड फिक्शन। ये मूवमेंट ज़्यादातर हिस्टोरिकल नॉवेल्स में इस्तेमाल की जाती है जब राइटर कुछ एक्चुअल इवेंट्स को डिपिक्ट करता है, तो साथ ही कुछ फिक्शनल इवेंट्स भी जो हैं वो स्किलफुली इसमें ऐड कर देता है। मेजर राइटर की बात करें एंड उनके वर्क्स की बात करें तो इस एज में फेमस जो पोइट्स थे वो जो सैमुअल हेनरी हैं जो 1939 में पैदा हुआ और 2013 में उनकी डेथ होगी। ये एक आयरिश पोइट थे और इसे 1995 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला। उनके नोटेबल वर्क्स की बात करें तो डेथ ऑफ न्यूट्रलिस्टिक 1966, नॉर्थ 1975, फील्ड वर्क 1979 और डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल जिसे 2006 में उन्होंने लिखा। नेक्स्ट जो पोइट हैं वो टेड हुगस हैं। ये 1930 में पैदा हुआ और 1998 में उनकी डेथ हो गई। एक इंग्लिश पोइट, ट्रांसलेटर और चिल्ड्रन राइटर थे और 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट राइटर में उनका काउंट होता है। उनके अगर नोटेबल वर्क की बात की जाए तो द हाक इन द रेन 1957, क्रो 1970 और टेल्स फ्रॉम ओविड 1997 शामिल हैं। उसके बाद फिलिप लर्किन, ये जो हैं वो एक इंग्लिश पोइट थे जो 1922 में पैदा हुए और 1985 में उनकी डेथ होगी। ये एक इंग्लिश पोइट, नॉवलिस्ट और लाइब्रेरियन थे। उनके अगर फेमस वर्क की बात की जाए तो द नॉर्थ शिप जिसे उन्होंने लिखा था 1945 में। उसके बाद जिल नॉवल है 1946 में लिखा था, अ गर्ल इन विंटर 1947 और हाई विंडो 1974।
अगर हम ये तो पोइट थे, अगर हम फेमस प्ले राइटर की बात करें जो इस दौर में फेमस हुए और उन्होंने अपने वर्क के थ्रू जो है वो इस एज को रिप्रेजेंट किया, तो सैमुअल बेकर जो थे वो फर्स्ट प्ले राइट थे। 1906 में वो पैदा हुए और 1989 में उनकी डेथ हो गई। ये एक आयरिश नॉवलिस्ट, प्ले राइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, थिएटर डायरेक्टर, पोइट और लिटरेरी ट्रांसलेटर थे। इन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा। उनके अगर फेमस वर्क की बात की जाए तो मर्फी, जिसे 1938 में लिखा, वेटिंग फॉर गॉडोट, ये एक अब्सर्ड प्ले था। 1953 ये फादर ऑफ अब्सर्डिज्म यानी अब्सर्ड थिएटर इन्होंने मुतारफ़ करवाया था, तो ये फादर ऑफ अब्सर्डिज्म भी कहलाते हैं, इनको कहा जाता है। एंड गेम एक प्ले है, वन एक्ट प्ले है, जिसे 1957 में उन्होंने लिखा। उसके बाद हैप्पी डेज एक प्ले है उनका, वो भी उन्होंने जो है वो इस एज के दौरान लिखा। उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर हैं वो जॉन अब्सॉन हैं। ये एक इंग्लिश प्ले राइटर हैं, 1929 में पैदा हुए और 1994 में उनकी डेथ हो गई। ये एक इंग्लिश प्ले राइट, स्क्रीन राइटर और एक्टर थे। इसके अलावा वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। उनके अगर नोटेबल वर्क्स की बात की जाए तो लुक बैक इन एंगर 1956 और द इंटरटेनर 1957। उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर हैं वो हैरोल्ड पेंटर हैं, 1930 में पैदा हुए और 2008 में उनकी डेथ हो गई। ये एक ब्रिटिश प्ले राइटर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, एक्टर थे। 2005 में नोबेल प्राइज़ भी मिला इनको। इसके अलावा भी कई अवार्ड इन्होंने हासिल किए। उनके अगर नोटेबल वर्क्स की बात की जाए द रूम, जिसे 1957 में लिखा था, बर्थडे पार्टी 1957, द लवर 1962, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 1991 एंड मैनी मोर। नेक्स्ट जो राइटर हैं वो द स्टफर्ड है, जो 1937 में पैदा हुए और स्टिल वो प्रेजेंट हैं। ये एक प्ले राइटर, स्क्रीन राइटर हैं और उनकी एज इस वक्त 84 ईयर है। उन्होंने ड्रामेटिक कॉमेडी पर ज़्यादा प्लेज लिखे। उनकी अगर वर्क्स की बात की है तो आ वॉक ऑन वाटर 1964, लॉर्ड मार्क्वेस्ट एंड मिस्टर मैन 1966 और द गैम्बलर्स 1965। फेमस नॉवलिस्ट की बात की जाए इस एज के, पोस्ट मॉडर्न एज की, तो ब्रैम स्टॉकर, ये 1847 में पैदा हुए और 1912 में इनकी डेथ हो गई। ये एक आयरिश ऑथर हैं। इन्होंने रोमांटिक फिक्शन पर नॉवेल्स लिखे। इन्होंने डार्क रोमांटिसिज्म को ये मूवमेंट स्टार्ट की। इनका सबसे फेमस नावल जो कि एक हॉरर नावल है, ड्रैकुला, 1897 में आया और ये ड्रैकुला का करैक्टर आज भी कई हॉरर प्लेज में और नावल्स में यूज़ किया जाता है। फॉर एशरवुड, ये 1904 में पैदा हुआ और 1986 में इनकी डेथ हो गई। ये एक एंग्लो अमेरिकन नॉवलिस्ट, प्ले राइटर, ऑटोबायोग्राफर और स्क्रीन राइटर थे। उनके अगर वर्क की बात की है तो बर्लिन स्टोरीज 1935 और गो बाय द टू बर्लिन 1939, आ सिंगल मैन, क्रिस्टोफर एंड हिज काइंड। तो उसके बाद जो नेक्स्ट राइटर हैं, जो ऑथर हैं, विलियम गोल्डिंग्स हैं। ये 1911 में पैदा हुए और 1993 तक इनका दौरानिया था। ये एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट, प्ले राइट और पोइट थे। 1983 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ हासिल किया। नोटेबल वर्क्स जो हैं लॉर्ड ऑफ लाइज 1954 और राइट्स ऑफ पासेज 1980। फेमस नेम्स की बात की जाए कि जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में हैं, जिन्होंने अपने वर्क्स लिखे और फेमस हुए, क्योंकि हम सबको तो डिस्कस नहीं कर सकते वन बाय वन और उनकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा राइटर्स और पोइटिस्ट और प्ले राइटर, नॉवलिस्ट आए इस एज के अंदर। तो अब मैं नाम डिस्कस कर रहा हूँ तो J.R.R. टॉलकिन, जेनेट विंटरसन, समरसेट, किंग शैले, J.K. रोलिंग, जॉन फॉल्स, एंजेला कार्टर और मुरेल स्पार्क, रॉय फॉलर एंड मैनी मोर फेमस नेम आर आल्सो इंक्लूडेड इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो ये थी 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हमने 4 मेन पीरियड को डिस्कस किया, जो कि एडवर्डियन पीरियड, जॉर्जियन पीरियड, मॉडर्न लिटरेचर एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर पर एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर 2 वर्ल्ड वॉर के इवेंट्स भी हुए और वुमेंस को फर्स्ट दफ़ा ब्रॉडकास्ट करने का मौका मिला। तो ये थी पोस्ट मॉडर्न मॉडर्न लिटरेचर और 20th सेंचुरी लिटरेचर। और 20th सेंचुरी लिटरेचर जो है वो टिल नाउ एग्जिस्ट कर रहा है और राइटर जो हैं वो इसके अंदर हर तरह की लोग, क्योंकि लोग जो हैं वो ऑथेंटिक रीजंस पे बेस करने लग गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, तो हिस्ट्री को, इवेंट्स को भी डिस्कस किया जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी ये कॉफ़ी शॉप आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।